हेलो एवरीवन। नागरिक शास्त्र चैप्टर फर्स्ट जो चला हुआ है उसका दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं। और इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि विभाजन यानी कि विस्थापन और पुनर्वास की मतलब विभाजन के तौर पर विस्थापन और पुनर्वास कैसे हुआ था। आज हम देखेंगे, अगली हेडिंग है विभाजन के परिणाम। मतलब जब 1947 में 15 अगस्त 1947 से पहले जो विभाजन हुआ था वो मतलब उसके परिणाम क्या थे। इसमें ये कहा जाता है कि धर्म के नाम पर इतना बड़ा जो त्रासदी हुई थी, इतना बड़ा जो मतलब लोगों को मारा गया एक दूसरे के समुदाय ने, वो मतलब दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी थी धर्म के नाम पर। मतलब संप्रदाय थी एक तरह से, ठीक है, जो एक आकस्मिक थी, अनियोजित थी। मतलब कोई भी प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बस एकदम जनता भड़क उठी और उन्होंने मतलब अपने अपने अनुसार कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया था। तो उसके परिणाम क्या थे वो सब हम इसमें देख रहे हैं। इसमें क्या था कि जैसे मान लो, मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ, मान लो कि जैसे हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, मतलब लाइन खिंच गई थी, LAC, जिसे आज LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसी को हम LAC बोलते हैं जो न्यूज़ में बताते हैं। LOC जो है वो चीन की तरफ है इस पूर्व साइड में, और पश्चिम साइड में LACL लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा है, मैकमोहन लाइन जिसको नहीं, उसको जो है LAC के नाम से बोला जाता है, जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। इसमें क्या था कि इसमें ना 3-4 शहर ऐसे थे जहाँ पर मेन दंगा हुआ था। एक तो कलकत्ता हो गया, पहले कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा एक उसमें पंजाब हो गया, और उधर की साइड पाकिस्तान की साइड लाहौर हो गया। ये 3 ऐसे राज्य थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसमें क्या हुआ था कि देखो, जैसे कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में है, अब इतनी दूर से आदमी पैदल जाएगा कहाँ पर, पाकिस्तान की साइड में, यानी कि पूर्व से एकदम पश्चिम में जाना है, तो पैदल जा रहा था। कुछ लोग ट्रेन से भी गए थे, जो पंजाब में हुआ था वो अलग कहानी है। कुछ लोग पैदल गए थे जो कलकत्ता से गए थे। ये मान लो कि जो कल तक, जैसे कोई भी व्यक्ति परिवार है, कल तक वो अपने देश में रहता था, और अचानक एक दिन बाद उसे पता चला कि वो उसका देश नहीं है, चाहे यहाँ पर मुसलमान हो, चाहे वहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू हो। उन दोनों समुदाय के साथ ऐसा हुआ था। और जो पुलिस आज तक उस परिवार के साथ थी, उस परिवार की सेवा में थी, आज वही पुलिस उनसे कहती है कि भाई, अगले दिन बोल देती है कि भाई अपना मकान सब खाली करो और आप अपने देश में चले जाओ। तो लोगों पर कितनी बड़ी त्रासदी थी, सब कुछ छोड़कर एक ऐसे अजनबी मुल्क में जाना जहाँ कुछ पता ही नहीं था, मतलब कुछ ठिकाना ही था, किसी एक भी बंदे को जानते ही नहीं थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ी त्रासदी थी ये उन लोगों के लिए जिन्हें विस्थापन होना पड़ा था, स्थानांतरण होना पड़ा था। तो अब मान लो कि जैसे कलकत्ता से कोई परिवार पैदल चला, ठीक है, या तो उन्हें अब पैदल जाएगा, या तो उन्हें रास्ते में मार दिया जाता था, या कुछ बलात्कार भी हुए थे, कुछ मतलब ऐसी घटनाएं हुई थी। कुछ जो मतलब महिला थी, उस समुदाय की, किसी भी समुदाय की महिला थी, उस समुदाय की महिला को जबरन किडनैप कर लेते थे और उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करके उनसे शादियां कर लेते थे। ऐसा यहाँ भी हुआ था, ऐसा पाकिस्तान से जो भारत में आ रहे थे हिंदू, उनके साथ भी हुआ था, और यहाँ से जो पाकिस्तान में मुस्लिम जा रहे थे उनके साथ भी ऐसे हुआ, मतलब दोनों समुदाय के साथ ऐसा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक त्रासदी थी, जो एक मतलब जनता को इसके परिणाम, मतलब 1947 के विभाजन के परिणाम भुगतने पड़े थे। इसमें कई बार तो ऐसा हुआ था कि अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए जो बहू बेटियां होती थी उन्हें स्वयं ही जहर दे के मार देते थे, जिससे मतलब कि उनके मतलब कुल पर लांछन न लगे या किसी भी तरह की बात ना आए। तो इतनी मतलब वो हुआ था। इसमें जो ये कहानी है ये बुक में भी लिखी हुई है, और इतिहासकार भी इसको लिखते हैं, और क्या बोलते हैं कि समय समय पर भारत के फिल्मी निर्माताओं ने, डायरेक्टर्स ने, ये फिल्म निर्देशकों ने इस चीज़ को भी अपने फिल्मी तौर पर दर्शाया है, जो एक सच बात है, ठीक है। अब विभाजन ना सिर्फ लोगों का हुआ था,
ना सिर्फ मतलब लैंड का हुआ था, मतलब भूमि का हुआ था, ना विचारों का हुआ था, ना धर्म का हुआ था, बल्कि यहाँ तक कि वित्तीय संपदा का, यानी कि टेबल, कुर्सी, वाद्य यंत्र, इन सब का, टाइपराइटर और पुलिस कर्मियों तक का भी बंटवारा हो गया था। जो उस देश में पुलिस कर्मी थे वो उसी देश में रह गए। अब मान लो कि दो राज्य हैं एक साथ, उन राज्यों में एक राज्य में रहती है एक पुलिस, दूसरे राज्य में दूसरी पुलिस रहती है, लेकिन जो दूसरे राज्य में पहले राज्य की पुलिस है और दूसरे राज्य में पहले राज्य की पुलिस है, तो मतलब नागरिक तो वे एक दूसरे राज्य के हैं। ये मान लो, ऐसा मान लो कि जैसे यूपी का आदमी है और वो दिल्ली पुलिस में है, ठीक है। अब जब बंटवारा हो गया, मान लो यूपी का और दिल्ली का, मान लिया एक देश अलग बट गया और एक लाइन खिंच गई, तो जो दिल्ली में पुलिस वाले थे, जो यूपी के नागरिक थे, वो तो दिल्ली में ही रह गए, जो यूपी में ड्यूटी कर रहे थे वो यूपी में रह गए। तो ये देखो कि अपना अपना परिवार, अपने रिश्तेदार तक छोड़कर वो कैसे मतलब रहे थे, एक दूसरे से नाता तोड़कर। मान लो ऐसा भी हुआ था कि जैसा कि एक परिवार मुस्लिम है, एक परिवार हिंदू, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों में घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन जब विभाजन हुआ तो वो ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, एक दूसरे को मारने के मतलब आमादा हो गए थे। इतनी बड़ी त्रासदी उस टाइम पर, मतलब भ्रमिक चीज़ें फैलाई गई थी, लोगों जनता के द्वारा ही ये चीज़ें फैलाई गई थी, इसमें कोई राजनीति नहीं हुई थी, ठीक है। अब इसका अनुमान लगा जाता है विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा था, मतलब यहाँ से और पाकिस्तान दोनों से मिलाकर 80 लाख लोगों ने विस्थापन किया था, जिसमें 8 से 10 लाख लोगों मार दिए गए थे, ठीक है। अब ये बात ये आती है कि चलो भाई, भारत से जितने भी मुस्लिम फैमिली थी वो सब अधिकतर चली गई मतलब पाकिस्तान में, और कुछ लोग जो हिंदू थे वो आ गए हिंदुस्तान में। तो अब इसमें माना जाता है कि भाई जब भारत 1951 मतलब 1951 में जनगणना हुई थी तो 12% मुस्लिम तब भी भारत में थे। या इसका मतलब क्या था कि अब भारत के पास एक बड़ी चुनौती ये थी कि जिन हिंदूवादी लोगों के मन में इनके खिलाफ जहर भरा हुआ था या जो भी था, उन सब समुदाय को एक साथ लेकर कैसे चला जाए, मतलब इन्हें कितना अधिकार, हर समुदाय के लोगों को कितना अधिकार दिया जाए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कितना अधिकार दिया जाए या समान अधिकार दिया जाए। ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ी चुनौती थी, जो कि आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि जब लोकतंत्र बनाया जा रहा था तो जितने भी भीमराव अंबेडकर हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए, जिन्होंने मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जिन्होंने संविधान बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन्होंने एक कमेटी, जवाहरलाल नेहरू ने भी एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर के साथ साथ 20-22 लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया था, लेकिन उस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर अपने संविधान को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र बनाना है, हम ना तो किसी को ज़्यादा अधिकार देंगे ना किसी को कम अधिकार देंगे। हर समुदाय, चाहे अल्प समुदाय हो, चाहे मतलब ज़्यादा समुदाय के लोगों का, मतलब ज़्यादा लोगों का समुदाय हो, हम उन दोनों को समान अधिकार देंगे, चाहे कितना ही गरीब हो चाहे कितना ही अमीर हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई जो गरीब हैं उन्हें वोट का अधिकार नहीं है, अगर वोट का अधिकार नहीं होगा तो उन्हें और अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं था। मतलब जो लोकतंत्र निर्माता थे उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य बनाया था, जो एक आज भी फल फूल रहा है हमारे देश में, ठीक है। अब अगली हेडिंग आती है रजवाड़ों का विलय। चलो भाई, बात क्या है ना कि अब बंटवारा तो हो गया, जितनी मारकाट मचनी थी वो भी कंप्लीट हो गई, वो बात अलग है। सोच बहुत दिनों तक रहती है, वो सोच तो आज भी है कुछ लोगों के मन में, उसको तो अलग करते हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो
अब जब बंटवारा हो गया था, सब काम हो गए, तो अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई कि रजवाड़ों का विलय। आपको यकीन मानना पड़ेगा कि 565 रजवाड़े थे, मतलब ऐसे 565 रजवाड़े थे भारत में, मतलब स्वतंत्र भारत में। जब भी मैं स्वतंत्र भारत की बात करूं तो कहने का मतलब है 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत, ठीक है, मतलब आज़ाद हो चुका है भारत। तो स्वतंत्र भारत में जब उन 565 रजवाड़े थे, उन सब का विलय करना, क्योंकि ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई जो बहुल मतलब मुस्लिम बहुल एरिया है वो तो पाकिस्तान में जा सकता है, जो हिंदू बहुल एरिया वो हिंदुस्तान में रह सकता है। और एक ऐसा भी तबका राज्य था, मतलब एक ऐसे भी रजवाड़े थे जो ब्रिटिश शासन के अंडर में नहीं आते थे। उन्होंने बोल दिया था ब्रिटेन के लोगों ने कि भाई ऐसे रजवाड़े जिनका शासन राजाओं के द्वारा चलाया जाता है वो भी अपनी अलग मतलब स्वतंत्रता ले सकते हैं। कहने का मतलब कि भारत के छोटे छोटे राज्य भी अलग स्वतंत्र हो जाएंगे। इसका मतलब था कि एक भारत को कई हिस्सों में बांट देना, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब गलत बात थी कि भारत अखंड भारत का टुकड़े टुकड़े कर देना अंग्रेजों की ये चाल थी, ठीक है। अब उस रजवाड़ों का विलय करने के लिए सरदार पटेल जी सामने आए थे। उन्होंने 565 रजवाड़ों को एक साथ विलय किया। कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब इसके अंदर की चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ही भयावह स्थिति बनती है। उसमें कुछ राज्य ऐसे थे जो मतलब बिल्कुल ही अलग स्वतंत्रता के लिए मतलब अडिग थे कि हम तो भाई अलग स्वतंत्र होंगे। हैदराबाद जो आज देखोगे तो भारत के बीच में है, बीच मतलब थोड़ा दक्षिण साइड में है। अगर मान लो कि वो हैदराबाद अलग एक राष्ट्र बन जाता पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह, तो भारत को कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट होती। तो इसलिए इन सब रजवाड़ों को एक पटल पर लाना, संविधान सभा के अंदर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। ये समस्या थी। इसमें अगला पॉइंट है कि एक समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखा। इस समस्या जो रजवाड़े अलग अलग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उन्होंने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद करने की घोषणा की। त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने ना तो भारत की गवर्नमेंट से पूछा, ना अंग्रेजों से पूछा, ना पाकिस्तान की मुस्लिम लीग से पूछा। उन्होंने डायरेक्ट मतलब घोषणा कर दी कि भाई उसके राजा ने कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारा किसी भी देश से किसी भी राज्य से कुछ मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने मतलब वो कर दिया, घोषणा कर दी थी, ठीक है। कुछ ऐसे भी रजवाड़े थे जो अपनी मर्जी से या भारत की मर्जी से मतलब भारत में शामिल होना चाहते थे, वहाँ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। हैदराबाद की जनता कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब कहती थी कि भाई उसमें जाएंगे, भारत के साथ हम कनेक्ट होंगे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, मतलब हैदराबाद के पक्ष में क्या था, ठीक है। अब इसमें जो ये मतलब रजवाड़ों का मिलन था, इसमें सरकार का नज़रिया क्या था। इसमें अगर हम देखें तो बड़े छोटे विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की इस संविधान के विरुद्ध संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख, अंतरिम सरकार जो कांग्रेस थी उस टाइम पर उसे अंतरिम सरकार बोलते थे, तो उसने एक कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने बोल दिया था कि भाई अगर रजवाड़े हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो हम उन्हें जोर जबरदस्ती से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो सिर्फ एक परिसर बनाने के लिए था, ऐसा था नहीं, ठीक है। तो इसमें एक मतलब मैंने बोला था कि 565 रजवाड़े थे कि भाई इन सब का मिलन हो गया। अब देखो ये कितना कठिन काम था। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही, तब जो आज का उड़ीसा है उस टाइम पर 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। यानी कि इतने छोटे छोटे रजवाड़े, उन सब की सहमति बनाना, उन सबको एक पटल पर लाना कितनी बड़ी चुनौती थी, ठीक है। सौराष्ट्र जो आज महाराष्ट्र मतलब इनका गुजरात का जो एरिया है वो 14 बड़े हैं राज्य रजवाड़े थे और 119 छोटे रजवाड़े थे। तो ठीक है, देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आती हैं, मतलब ठीक है
पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार था, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि भाई जैसे दिल्ली है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है। दिल्ली है, हम दिल्ली को बोल देंगे कि भाई तुम एक अलग राज्य बन जाओ, अपना राष्ट्र बन जाओ, अपना देश बन जाओ, अपना अलग से प्रधानमंत्री रखो, सब चीज़ अब तुम्हारी अलग होंगी, लेकिन कुछ स्वायत्तता तो तुम्हें होंगी, लेकिन कुछ अधिकार हमारे पास भी होंगे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, रक्षा मंत्रालय का और विदेश मंत्रालय का काम हमें दे दो अपना, उस काम को हम तुम्हारे देश का हम करेंगे और वैसे तुम आज़ाद हो। तो एक तरह से जो इंटरनेशनल पावर थी अपने पक्ष में रखना और जो क्षेत्रीय समस्याएं थी वो उसी देश को दे देना, उसे स्वायत्तता बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरी बात क्या थी कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन के सवाल का खींचतान जोर पकड़ रही थी। कहने का मतलब अब रजवाड़े को तो मिला लिया गया, अब इस अगली चुनौती ये शुरू हो गई कि भाई जैसे पश्चिम बंगाल है, जैसे दिल्ली है और फिर यूपी है, दिल्ली और यूपी मिला हुआ गाजियाबाद सटा हुआ है, एनसीआर जिसे बोलते हैं। तो अब बात क्या आ गई कि भाई दिल्ली का राज्य की सीमा कहाँ तक होंगी और यूपी के राज्य की सीमा कहाँ तक होंगी। ये सब चीज़ें की मतलब ये सब चुनौतियाँ बढ़ने लगी थी उस टाइम पर, ठीक है। पहले तो राज्यों का मिलन हो गया, अब जब राज्यों का मिलन हो गया तो अब उन राज्यों की सीमा को लागू करना, ये सबसे बड़ी चुनौती सामने आ गई थी, जो एक क्षेत्रीय समस्या थी, ठीक है। अब शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं में मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों ने शासकों ने भारतीय शासन में संघ अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसे बोलते हैं कि भाई सभी रजवाड़ों ने एक पत्र बनाया और उस पत्र पर साइन किया अपना और सहमति बनाई कि हम भारत के साथ हैं, यानी कि हम अपने क्षेत्र को भारत में विलय करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे राज्य थे जो बिल्कुल ही अडिग थे, रजवाड़े थे, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया। कश्मीर का तो मुद्दा आज भी चला हुआ है, वो यही मुद्दा है, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम हैदराबाद का डिस्कस करते हैं कि भाई हैदराबाद में क्या घटित हुआ था। हैदराबाद में क्या हुआ था कि हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने इलाके के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं, यानी कि बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद की, ठीक है। कई राज्य के क्षेत्र उसमें मिले हुए थे, मतलब भारत का एक बीच का पार्ट था जो एक अलग स्वतंत्र भारत की मांग कर रहा था, अलग स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे हैदराबाद की जो जनता है उन्होंने मतलब कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट करना आंदोलन करने शुरू कर दिए। आंदोलन उन्होंने इसलिए नहीं किए कि भाई वो भारत में कनेक्ट नहीं हो रहे, उन्होंने आंदोलन इसलिए किए कि वहाँ का जो निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम उसे बोलते हैं, जो वहाँ पर शासन करता है, वो निज़ाम उन मतलब किसानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा दमनकारी नीति अपना रहा था, उन्हें दुखी कर रहा था, ठीक है। उनकी दुर्दशा की नीतियों को अपना रहा था, जिसे दमनकारी नीति बोलते हैं। चाहे उसमें टैक्स को ज़्यादा लेना हो, चाहे उनकी जमींदारी की मांग को कम करना हो, इस तरह से मतलब वो दुखी कर रहा था। एक आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के बाद निजाम ने अपनी सेना को उस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत सारी दमनकारी नीति अपनाई, लोगों को मारना भी शुरू किया, मतलब वो सब मतलब एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। उसके बाद जब भारत ने देखा कि भाई ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कत्लेआम मचा रहे हैं, तो भारत की सरकार ने अपनी सेना को भेज दिया हैदराबाद में और उस आंदोलन को शांत कराया। यहाँ तक कि आंदोलन को भी शांत नहीं कराया, निजाम को यहाँ तक मजबूर कर दिया कि वो भारत के साथ विलय कर ले, यानी कि भारत को अपनी सेना भेजकर हैदराबाद के अंदर उसे कनेक्ट करना, मतलब अपने में मिलाना एक प्रक्रिया थी। जैसे अगर भारत
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, जो कि भारत का हिस्सा है, उस पर आक्रमण करके भारत में मिला ले, ऐसे ही उस टाइम पर भारत ने हैदराबाद को मिलाया था। ठीक है, तो हैदराबाद की तो ये कहानी थी। मणिपुर की क्या कहानी थी कि आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपने रियासत के विलय में एक सहमति पत्र पर, मतलब उन्हें सहमति तो दर्शा दी थी कि भाई हाँ हम भारत के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्वायत्तता बरकरार रहेगी। स्वायत्तता जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि क्या होता है। ठीक है, अब जनमत के दबाव में बात क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने जो महाराजा थे उनसे उनसे मतलब बात करके उन पर दबाव डाल के मणिपुर को डायरेक्ट भारत के हिस्से में मिला लिया, मतलब एक हस्ताक्षर करा लिए। यहाँ तक कि वहाँ की जनता और वहाँ के जो नेता थे, क्षेत्रीय नेता थे, उनसे भी नहीं पूछा था, जो कि एक बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसके परिणाम हमें आज भी समय समय पर देखने को मणिपुर में मिलते हैं। ठीक है, वो सब मणिपुर की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया था। अब आता है राज्यों का पुनर्गठन। अब हम जो राज्य का पुनर्गठन है, सिर्फ 2 पेज बचे हुए हैं, इसको हम, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर, मतलब 2 पेज बचे हुए हैं, इसको हम कल कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखने के बाद फिर चैप्टर को पढ़ें जितना मैंने वीडियो में बताया है। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है और पढ़ने मतलब वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर पढ़ना है तो सारा समझ आ जाएगा कि मैंने क्या चीज़ एक्सप्लेन की है। ठीक है, ओके बाय।